हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 13 को आज हल करेंगे। ठीक है, तो आज प्रकाश है, जो अध्याय 13 का नाम है जो प्रकाश, इसके हम जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो यह आपको थोड़ा पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको जो भी लिखा है सीधे हम यहाँ पर प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, हमें जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। जैसे क्या है, पहला प्रश्न, यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 45 अंश होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो पहले में आएगा आपका आपतन कोण यानी 45 अंश। दूसरे में क्या है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, यह दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, अपवर्तित आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। तीसरे नंबर पर भरना आपको। चौथे नंबर क्या भरेंगे, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सार्वधानिक लोकप्रिय साधन है क्या है, ब्रेल लिपि। यह चौथे नंबर पर भर देना है और पाँचवें नंबर पर आपको परितारिका भर देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके खाली स्थान। दूसरा प्रश्न देखो, सही विकल्प आ गया, इसमें सही का निशान लगाना है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब आपको यह 4 आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिए। फिर क्या करना है, उपरोक्त में से कौन से चित्र निम्न कथन की पुष्टि करते हैं, यानी कौन सा कथन सही दिखाई दे रहा है। पहला क्या है कथन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दा वाले चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर दा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो 2 दर्पण है जो दोस्तों अनंत अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चौथा विकल्प क्या है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। दोस्तों, जो जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको पढ़ने के लिए सुविधाजनक नेत्र दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर में वह स्पष्ट रूप से आसानी से पढ़ाई कर सकता है। ब्रेल पद्धति में बिंदुगत पैटर्न अथवा छाप होते हैं। कितने छाप होते हैं, 63 छाप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अति लघु प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, परावर्तन के नियम लिखना है। तो दोस्तों आपने 2 नियम पढ़े होंगे परावर्तन के, वह लिख देने हैं। पहला नियम क्या है, परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, परावर्तन की घटना में आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये 2 नियम है परावर्तन के। अब दूसरा प्रश्न क्या है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, इस पद्धति में कितने पैटर्न होती हैं। चलो इसका आंसर लिखते हैं। चाक्षुष चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल पद्धति कहलाता है। इसमें 63 पैटर्न होते हैं, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। इसको लिखिए, नेत्रों के लिए बहुत अधिक या फिर बहुत कम प्रकाश हानिकारक है, क्योंकि और अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द होता है। आप देखते हैं या फिर जब कभी हम अपने घरों में कम लाइट हो या फिर तेज़ लाइट हो तो हमारे सिर में दर्द होने लगता है। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर लिखिए, प्रकाश की अपनी रंगों में विभाजित होने की प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली प्राकृतिक घटना है। ठीक है, आप देखते हैं जब बरसात होती है तो इंद्रधनुष बादल में बन जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न क्या है, रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पहली है शंकु, दूसरी है शलाकाएं। इनकी द्वारा अनुभव की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। शंकु और शलाकाएं जो हमारी आंख में जो रेटिना है, रेटिना में 2 प्रकार की 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, छठवां प्रश्न क्या, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं, इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख रहे
सुस्पष्ट नहीं दिखाई पाती, परंतु दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र की इन दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी थी और उनका निवारण बताना था, किस तरह से निवारण कर सकते हैं। 7वां प्रश्न देखो क्या है, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन नियमों का पालन होता है, यह बताना है। चलो देखते हैं। विसरित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी दूसरी सतह से परावर्तित होता है और धुंधली छवि बनती है। और नियमित परावर्तन कब होता है? नियमित परावर्तन दोस्तों जब होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से परावर्तित होता है और स्पष्ट छवि बनती है। विसरित परावर्तन में परावर्तन के सभी नियमों का पालन होता है। ठीक है, तो यह 7 का आंसर है। अब 8वें प्रश्न में क्या करना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाते हुए किरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो यह है जो इसका चित्र बना देना है। ठीक है, यह इसका चित्र बनेगा। 9वां प्रश्न क्या है, मानव नेत्र को नामांकित चित्र बनाइए, इसमें परितारिका के महत्व को समझाइए। तो इसमें आपको नेत्र का चित्र बनाना है। आप अपनी पुस्तक से देखकर बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो बनाएंगे वो उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो आपको जो यह प्रश्न क्रमांक 172 में इसका उत्तर मिल जाएगा, चित्र बना होगा, वहाँ से आपको चित्र बना लेना है। आगे देखेंगे इसका महत्व हम यहाँ पर लिख देते हैं। महत्व क्या है देखो, परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज का नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियमित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु को उल्टा तथा वास्तव प्रतिबिंब बनाता है। अब 10 का पहला देखो, कैलाइडोस्कोप निर्माण में विभिन्न बिंदु लिखिए। तो इसका आंसर लिखिए, कैलाइडोस्कोप समतल दर्पणों के 3 संकीर्ण पट्टी से बना होता है जो एक दूसरे से 60 अंश पर झुके हुए हैं, एक बेलनाकार ट्यूब में लगे हुए हैं। ट्यूब का एक सिरा अंदर एक घिरनी हुए कांच के प्लेट द्वारा बंद किया जाता है। दर्पण के बीच का स्थान कांच के रंगीन टुकड़ों या टूटी हुई चूड़ियों से भरा होता है। यह इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, कैलाइडोस्कोप के उपयोग, इसमें आपको उपयोग बताना है। तो उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग क्या है, पनडुब्बी में, युद्धपोल में, क्रूजर में, युद्ध क्षेत्र में, छिपे सैनिकों द्वारा एवं तोपखानों के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि को ज्ञान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी आपको चित्र बनाना है। कैलाइडोस्कोप है जो, इसका भी आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, तो आपको अपनी किताब में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर बना लेना है। 11वां प्रश्न क्या है, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इसका आंसर लिखिए, अपनी आंखों को पूरा आराम दें। दूसरा क्या है, अपनी दृष्टि को मजबूत करने वाले भोजन का सेवन करें। ऑप्शन 3 क्या, तीसरा उपाय क्या है, धूप में जाते समय धूप का चश्मा पहने। चौथा उपाय है, अपनी आंखों को समय समय पर धोते रहें। 4 उपाय हैं जो हम नेत्रों की देखभाल के लिए कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट 1 पर आ जाइए। इसमें क्या करना है, आपको अपने आस पड़ोस के जो 5 बच्चों का सर्वेक्षण करना है तथा उनसे ज्ञात करना कि 12 वर्ष से कम आयु के जो कितने बच्चे हैं जिनकी दृष्टि दोष है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पड़ोस में, मोहल्ले में कोई आपको 5 बच्चों को नाम सर्च करने हैं, ढूंढना है। फिर आपको देखना है कि उनमें दृष्टि दोष है कि नहीं। उनकी यहाँ पर आपको 5 के नाम लिख देने हैं और उनकी यहाँ पर आयु लिखनी है। यदि उनमें कोई दोष है तो वह दोष लिखेंगे, यदि दोष नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कोई दोष नहीं, इस तरह से। और यहाँ पर अन्य दोष हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको करना है। फिर अगला प्रश्न क्या है, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर लिखिए, विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष होता है। फिर क्या लिखा, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, खट्टे फल एवं फ्रूट खाना चाहिए, नट्स। चौथा क्या है, अंडे का सेवन। 5वां गोल्डन राइस का सेवन और अखरोट। ये सब हैं जो हमारे लिए आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए काम आते हैं। तो जो विटामिन ए जिस जिस फलों से मिलता है तो वो सारी चीज़ें हमें खाना चाहिए आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानी क्या है, पढ़ते समय कमरे में प्रकाश की उचित मात्रा होनी चाहिए।
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रकाश कम हो या फिर तेज हो, तो वह भी हमें ध्यान रखना। प्रकाश जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक सा प्रकाश मतलब एक निश्चित मात्रा है प्रकाश की होनी चाहिए। दूसरा क्या है, उचित आंधी तूफान में घर से बाहर ना निकले, आंधी तूफान में घर से बाहर नहीं निकलना। तीसरा क्या है, हरी सब्जियां एवं फल तथा दूध का सेवन करना चाहिए। चौथा है, दिन में 2-3 बार आंखों को साफ करना चाहिए। ठीक है। और चौथा दूसरा प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। प्रोजेक्ट दूसरे में क्या करना है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र को प्रदर्शन करना है। ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, जब हम सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है। अब इस घटना को हम चित्र द्वारा समझाएंगे। देखो, यह एक हमने चित्र बनाया है, यह प्रिज्म बना दिया, या इस तरह से हमने प्रिज्म बनाया है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यह सूर्य का प्रकाश है। आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर सूर्य का चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सूर्य का चित्र बना देंगे तो आप समझ जाना है। ऐसा प्रकाश आएगा तो यहाँ से जब प्रिज्म से गुजरेगा तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश है जो 7 रंगों में विभक्त होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ठीक है। तो यह चित्र बना देना है तो आपको यह जो पूरा हो जाएगा। तो यह आज हमने यह अध्याय 13 है जो पूरा कर लिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।